स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम हमारे वापस आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, जहां पे हमने क्या किया था। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स देखी थी। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। ओके, अब हमको पता है हेलोअरीन्स यानी कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, जहां पे बेंजीन रिंग को कोई भी हेलोजन एटम अटैच रहेगा, या फिर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, या फिर कौन सा हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ओके, और जब डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव हम कहते हैं, हेलोअरीन कहते हैं, तो उन दोनों में रिलेशन होता है। देखो ये दोनों की पोजीशन देखो क्या है, 1 2, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो। अगर 1 2 पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप लगाए किसी भी रिंग को, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे। उसके बाद जब 1 3 पोजीशन पे लगेगा बेटा, 1 3 पोजीशन पे हेलोजन एटम बेंजीन रिंग को, तब उनको कौन सी पोजीशन कहते हैं, मेटा पोजीशन। ओके, और जब मैं 1 4 पोजीशन कहता हूं, 1 4 पोजीशन, तो देखो 1 4 पोजीशन अगर मैंने कहा दो हेलोजन एटम, तो वो कौन सी पोजीशन होती है, तो पैरा। और देखो ये तीनों ऑर्थो, मेटा, पैरा, अगर मैंने यहाँ पे हेलोजन आइटम स्पेसिफाई कर दिया, यानी दोनों भी हेलोजन आइटम सेम रख दिए। फॉर एग्जांपल मैं हर जगह पे यहाँ पे क्या करता हूँ, तो Cl लगा देता हूँ, Cl लगा देता हूँ। देखो मैंने हेलोजन आइटम जो है वो क्लियर कर दिया कि Cl है। अब ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, और ये क्या हो गया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों भी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आइसोमेरिक है। आइसोमेरिक है ये स्ट्रक्चर। आइसोमेरिक यानी क्या, तो वो जो दो स्ट्रक्चर जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होंगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिक हेलोअरीन। ओके, तो अब देखो इनकी हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हम मोनो हेलोजन की विथ रिस्पेक्ट टू भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम डाई हेलोजन की विथ रिस्पेक्ट टू भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है जो हमको आने वाली है, जो उसका नाम है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब देखो सोल्यूबिलिटी यानी ये डिसॉल्व कैसे होता है। अब देखो सॉल्वेंट दो तरीके होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, यानी जिसमें परमानेंट पोलैरिटीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने वाटर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। देखिए मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे वाटर क्या है, तो पोलर सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर परमानेंट पोल है, यहाँ पे डेल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे मैंने पार्शियल चार्जेस भी अगर दिए हैं, फिर भी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको फुल चार्ज ही कंसीडर करते हैं। तो ये जो है ये पोलर सॉल्वेंट है। ये कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, जिसमें क्या होती है, पोल्स होती है। ओके, और वैसे ही अगर हमने बेंजीन रिंग दिखी C6H6, ये जो है ये कौन सा सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें पोलैरिटीज नहीं है। ओके, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू पोलर सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर सॉल्वेंट हमको सोल्यूबिलिटी देखनी है। अब देखो कैसे देखते हैं हम सोल्यूबिलिटी, और इनकी सोल्यूबिलिटी सिमिलर टू अल्किल हैलाइड होती है। तो देखो अल्किल हैलाइड के केस में क्या रहता है, और हेलोअरीन के केस में अभी हम इसको मेंशन कर देते हैं, हेलोअरीन्स आर partially soluble in polar solvent। ये कैसे सोल्यूबल है, तो पार्शियली सोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट। ओके, और दी आर फुल्ली सोल्यूबल in non-polar solvent। ओके, ठीक है, ये हो गया सोल्यूबिलिटी की तरफ। अब हम देखने वाले हैं सेकंड टाइप इसका। देखो ध्यान रखिए, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। देखो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट के केस में इन्होंने कंपैरिजन किया है इन आइसोमेरिक फॉर्म में। देखो कैसे कंपैरिजन किया है इन्होंने कहा है कि पैरा आइसोमर हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। ओके, देखो उसने क्या कहा है कि पैरा आइसोमर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट या इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा के विथ रिस्पेक्ट टू ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों है? तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है यानी सिमिलर है दोनों तरफ से। देखो ये Cl और ये Cl सिमिलर है, ऊपर भी Cl है नीचे भी Cl है। इसमें अगर हमने सिमेट्री एलिमेंट्स डाले, अब ये सब क्या चीज है ये हम सिमेट्री में देख चुके हैं, फिर भी आपको समझाता हूं। अगर कंपाउंड दोनों तरफ से सिमिलर हो तो उसको हम सिमेट्रिक एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, अब अगर आपने मुझे हाफ में से डिवाइड कर दिया और मेरा ये जो पार्ट है हाफ पार्ट, अब देखो मेरे ये हाफ पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है, तो मेरे ईयर से और बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है, ईयर है। यानी क्या हो रहा है, तो बराबर दोनों भी डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं तो ये आपको क्या दिख रहा है, तो सिमेट्री दिख रही है। तो अगर ऐसी सिमेट्री दिखती होंगी तो हम उसको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। और यहाँ पे देखो अगर हमने इसको हाफ पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो मेटा और तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, अब जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है उसमें पैकिंग भी अच्छी होती है, और जिसमें पैकिंग अच्छी होती है, जो एक मॉलिक्यूल्स एक में को बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है, और उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया, देखो क्या, बिकॉज ऑफ सिमेट्री molecules efficiently pack each other, efficiently pack each other। अब देखो ये पैकिंग वगैरह क्या है, ये सब आपको सॉलिड स्टेट की यूनिट में पता हो जाएगा। ओके, तो आप बस अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि पैरा आइसोमर का जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट मेटा और ऑर्थो से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा है डाइपोल मूवमेंट, जो मैंने पिछले लेक्चर में आधा छोड़ दिया था, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा नहीं है तो उसकी लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी देखिए, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं कि सिंगल बॉन्ड ये लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ये लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। इसके पीछे के रीजन आपको बेसिक में मिल जाते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि ये लॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी क्या होता है, तो शॉर्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हमेशा डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज इस तरफ। ओके, इस तरफ अगर आप जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज। यानी सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम होती है डबल बॉन्ड की, उससे कम होती है, उससे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की। देखो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, उससे बड़ा सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन आपको हाइब्रिडाइजेशन में मिल जाता है। इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि बॉन्ड लेंथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की तरफ डिक्रीज होती जाती है। ओके, अब देखिए हमको ये देखना है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं हैलोजेंस कहता हूं यानी बेंजीन रिंग को कोई भी हैलोजन एटम अटैच रहेगा। ओके, ठीक है। अब हमको पता है क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इन रेजोनेंस रहती है। अब देखो रेजोनेंस यानी क्या, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, रेजोनेट होना है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में रहती है विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, यानी यहां एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर आपको कभी भी ऐसा शब्द दिखे रेजोनेंस, तो मैं वहां पे एक म्यूजिक मेरे कान में बजता है जिसका नाम है इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। देखो ये एक टेक्निक है, जब रेजोनेंस आता है यानी
क्या होता है, तो ये जो Cl के ऊपर के इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व होते हैं, और ये रिवॉल्यूशन अपन हम किससे बताते हैं, तो हमारे करली एरो नोटेशन से। तो अब एक मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो कैसे। अब ये जो है ये Cl के इलेक्ट्रॉन है। अब ये Cl के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे ही ये कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया, ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर ये इसने इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया क्लोरीन ये कार्बन के साथ, तो वहां पे उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए वो वैलेंसी मेंटेन करने के लिए डबल बॉन्ड ये कार्बन पे भेज देता है, और उससे जनरेट होता है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है वहां पे चला गया, बाकी का स्ट्रक्चर जैसे के वैसे। अब देखो क्लोरीन के लोन पेयर तो लॉस हो गई, यहाँ पे उसने वो कार्बन को दे दी, यानी क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो क्या होता है, अब ये पूरे रिंग में घूमता है ये इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाजू वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये जिसने इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे आ जाएंगे, फिर से अपने वैलेंसी मेंटेन करने के लिए उससे थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है। देखो निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया इसने इस कार्बन को डोनेट करने की वजह से, ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म है क्लोरीन का, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फिर से रेजोनेंस होता है, फिर से वो रिंग में घूमता है। देखो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए जाते हैं, वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे यानी वो सेकंड पोजीशन पे चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। यानी देखो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, तो रेजोनेट होते हैं। निगेटिव डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह से रेजोनेट हो गया। अब देखो अब फिर से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन देखो रेजोनेट होता है, यहां से वो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाता है, Cl पे। ओके, तो देखो ड्यू टू द रेजोनेंस क्या हो रहा है, रेजोनेंस के वजह से क्या हो रहा है, अगर आपको ऑब्जर्व करेगा तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी क्लोरीन की लोन पर उसको वापस मिल गई, फिर से वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इनको हम क्या कहते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनकी प्रैक्टिस हमने 11th स्टैंडर्ड में की है, बस हम ये रिवीजन के लिए देख रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो देखो उसने किस तरह से मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, करली एरो नोटेशन बराबर ध्यान में रखना, और ये चार्ज बराबर घुमाते आना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको जम जाएगा। तो ये हो गया रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा रहे हैं, वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस there is a partial double bond character in कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा। अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसके वजह से अगर हमने इसको कंपेयर किया किससे, तो अल्किल हैलाइड से। देखो मैं एक अल्किल हैलाइड से इसे कंपेयर करता हूं, CH3X, या फिर इसको मैं मेंशन कर देता हूं Cl, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ओके, अब मैं इसको अपने अल्किल हैलाइड से कंपेयर करता हूं, अरिल हैलाइड से। तो देखो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब देखो डबल बॉन्ड आता है तो हमको पता है कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होता है, इसलिए फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर
CX bond in haloarine is shorter than CX bond in alkyl halide। तो क्या हो गया है, तो ये रेजोनेंस के वजह से रिंग में रेजोनेंस के वजह से वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तैयार होता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के वजह से अगर हमने उसको सिंगल बॉन्ड से कंपेयर किया जाए, यानी अल्किल हैलाइड से अगर हमने कंपेयर किया, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना, ड्यू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और अगर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या रहती है, ज्यादा रहती है। स्टूडेंट्स, आपको ये सिर्फ बात ध्यान में रखनी है कि जब भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा तो हमेशा ध्यान में रखना कि डबल बॉन्ड अगर आ गया तो डबल बॉन्ड ये शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज को बस आपको ध्यान में रखना है, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलती है जिसका नाम है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो स्टूडेंट, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है हम उसके बारे में देखेंगे, उसका नाम है डायपोल मूवमेंट। ओके, अब डायपोल मूवमेंट यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायपोल मूवमेंट को कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमेशा मेजर होता है डीबे में। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्यू इनटू डी। ओके, इसका फॉर्मूला है, देखो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ओके, इसका मतलब है Q मल्टीप्लाइड बाय B। ओके, अब देखो हमको डायपोल मूवमेंट पढ़ना है, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है, और ये हम डायहैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। देखो कैसे। अब अगर हम कंपेयर करें अरील हैलाइड और अल्किल हैलाइड के केस में, तो हमेशा ध्यान में रखना कि अल्किल हैलाइड का डायपोल मूवमेंट ये अरील हैलाइड से ज्यादा रहता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है। ओके, अब अगर आपको ये याद नहीं रहता होगा तो आपको बस ये याद करना होगा कि एज कंपेयर टू अल्किल हैलाइड, एज कंपेयर टू अल्किल हैलाइड, अरील हैलाइड has lower dipole moment, lower dipole moment। ओके, अब सेकंड चीज यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, देखो कैसे। अगर पैरा आइसोमर है, पैरा आइसोमर, तो हमेशा ध्यान में रखना एक्चुअली डायपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइड म्यू। ओके, तो अगर पैरा आइसोमर है, पैरा आइसोमर, तो पैरा आइसोमर के केस में, पैरा आइसोमर के केस में डायपोल मूवमेंट की वैल्यू ये 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी मूव नहीं करते। ठीक है, देखो ध्यान में रखो, यहाँ पे आपको डायपोल मूवमेंट ध्यान में रखना है। एज कंपेयर टू अल्किल हैलाइड, अरील हैलाइड का डायपोल मूवमेंट कम होता है, डायपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ओके, अब देखो एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर, इन पैरा आइसोमर हमको देखना है पैरा आइसोमर में क्या होता है, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो बिल्कुल 0 होता है। और अब हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स, हम पैरा आइसोमर के केस में डायपोल मूवमेंट 0 रहेगा, तो हम अब कंपेयर करेंगे ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स में, ऑर्थो और मेटा आइसोमर। ओके, तो यहां पे एक चीज नोट डाउन कर लेना हमेशा, इफ बॉन्ड एंगल इज लेस, डायपोल मूवमेंट इज मोर। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल अगर कम रहेगा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा रहेगा। अब देखो,
अब ये दो जो हेलोजन एटम्स है इनके बीच का अगर आपने एंगल देखा, देखो एंगल देखो, ये कुछ तो भी ऐसा 30 डिग्री की तरफ जा रहा है। अगर आपने देखा तो आपको ये कुछ ऐसे 30 डिग्री की तरफ जाते हुए दिखेगा। ओके, अगर और आपने इन दोनों के बीच में का एंगल अगर देखा, ये जो इन दोनों के बीच में का अगर एंगल देखा, तो ये कुछ तो भी आपको 180 120 डिग्री की तरफ जाते हुए दिखेगा। देखो ये दोनों के बीच में का एंगल। ओके, ये देखो ये 30 डिग्री नहीं, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये होगा देखो दोनों एक्स हेलोजन एटम के बीच में का एंगल। देखो क्या हो रहा होगा, ये एंगल होगा लगभग लगभग अगर मैं देखूं तो 110 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस। ये मैं प्लॉजिबल ले रहा हूँ। देखो ऑर्थो में एंगल होगा कुछ तो भी 60 डिग्री के पास, और मेटा में एंगल होगा कुछ तो भी 110 डिग्री के पास। बिटवीन टू हेलोजन एटम, दो हेलोजन एटम के बीच में हमको कंपेयर करना है। ओके, तो देखो मैंने क्या लिखा है वहां पे, अगर बॉन्ड एंगल लेस होगा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना इसका डायपोल मूवमेंट ऑफ ऑर्थो इज मोर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ मेटा आइसोमर। देखो बॉन्ड एंगल कम, डायपोल मूवमेंट ज्यादा। इफ बॉन्ड एंगल इज लेस, डायपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल इज मोर। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर ऑर्थो और मेटा के बीच में अगर डायपोल मूवमेंट आपका कंपेयर हो रहा है तो ऑर्थो का डायपोल मूवमेंट ये ज्यादा होता है और मेटा का डायपोल मूवमेंट ये क्या होता है, कम होता है। तो ये हो गया सब आपका डायपोल मूवमेंट के बारे में, और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। तो अभी आपको क्या करना है, अभी इसको आपको नोट डाउन करना है, और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा नहीं होगा तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगले लेक्चर की लिंक मिल जाएंगी। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये